क्या हो गया? जनाब, ये फायर नहीं कर रहा। पोलाद अलमदार तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकला। हम कहाँ जा रहे हैं? बेफिक्र रहें। सुनो नाजिम, मेरे लिए जल्दी से बोट तैयार करो। तुम लोग जा सकते हो अब। हम आपके साथ रहेंगे। जरूरत नहीं है। खुश आमदीद पोलाद अलमदार, मेरे पीछे आइए। तुमने देखा नाजिम, वो किस तरह हमारे हाथों से बच गया। अगर वो उनकी पेशकश को कबूल कर लेता तो इस्तांबुल के टावर से आपको आग रोशन होती हुई नजर आ जाती। मुझे हर एक पल की सारी खबरें मिलनी चाहिए नाजिम। जैसा आपका हुक्म जनाब। बराए करम तशरीफ रखिए। आपके बारे में जान सकता हूं? हम वो हैं जिन्होंने आतिशी शोले रोशन किए, मेहते खान, अल्परसलान, सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ।
और उस्मान अव्वल के साथ जब मोहम्मद फातेह एक नए दौर की तश्कील कर रहे थे, हम उन्हीं के मशल बरदार हैं। जब हमारी रोशनी मध्यम होने लगी तब हमने कदम उठाया। रूस और तुर्क जंग के बाद दोस्त और दुश्मन ये जान गए थे कि उस्मानिया सल्तनत खात्मे के करीब है। हमारी पहली तरजीह अनातोलिया है, जो दुनिया का दिल है। उसकी हिफाजत करने के लिए कुछ वक्त दरकार था। जब पहली आलमी जंग हुई तब सल्तनत उस्मानिया के उसूलों के तहत आगे बढ़ना मुमकिन न था। इसलिए हमने मुस्तफा कमाल को मिशन सौंपा। हमने उसे अनातोलिया भेजा और मज़ाहमत शुरू की। अनातोलिया को बचा लिया गया और दुश्मन को इस्तांबुल पर काबिज न होने के लिए ऐसा जाहिर किया कि हम मोसिल और करकुक से दस्तबरदार हो गए। और इस तरह इस कौम को संभलने के लिए कुछ वक्त मिल गया। हमने कोई मुखालफत नहीं की यहाँ के गैर मुनसिफाना निज़ाम के खिलाफ, जो फिरकावारियत और तबकाती कशमकश जारी थी। हमने उन्हें यकीन दिलाया कि हम उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। जिन्होंने फाते मोहम्मद को जहर दिया वही लोग मुस्तफा कमाल की मौत का सबब बने। उसकी मौत के बाद दूसरी आलमी जंग और कम्युनिज्म के खतरात ने एक बार फिर हमारी सरजमीन को बहुत सी मुश्किलात से दो चार कर दिया। हमारे पास दो रास्ते थे, या तो कम्युनिज्म इख्तियार कर लें या फिर ग्लेडियो। हमने दोनों को मुस्तरद कर दिया। इस फैसले के बाद कई साल और हजारों नौजवानों की जवानियां गंवा दी थी हमने, और ये सब अब भी जारी है। जब वो हमारी सरजमीन पर काबिज हो रहे थे तो हमने ऐसा माहौल पैदा किया जहां हम अली चंदन जैसे लोगों को पैदा कर सके। कब्रस हमारे लिए संग-मील था, फिर आज़रबाईजान, उसके बाद बोस्निया, साथ ही चेचनिया, एड्रियाटिक से दीवार चीन तक, बहरा अहमर से साइबेरिया तक उस जज्बे को परवान चढ़ाने की कोशिश की जिससे निशात सानी हासिल होती। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप तब कहां थे जब लोगों को मारा जा रहा था, हर तरफ फसाद फैलाया गया, सब कुछ तबाह हो रहा था, और 24 साल से जो खौफ की फिजा कायम कर दी गई है, उस वक्त कहां थे आप? क्यों नहीं बचाया सबको? हम देवता नहीं हैं। हम अपनी ताकत और दुनिया के हालात से वाकिफ हैं और हम इसी के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। रूस से जंग जीतने के लिए या पहली जंग अजीम जीतने के लिए हमारे पास ताकत नहीं थी, लेकिन वो हम ही थे जिन्होंने 40 साल तक इस रियासत का सर ऊंचा रखा। बायजीद अव्वल और तैमूर की जंग बहुत अलमनाक रही। शायद हम तैमूर से बायजीद अव्वल की हिफाजत न कर सके, लेकिन इसके बाद आने वाले 11 साल इंतशार के दौरान बगैर किसी लीडर या सुल्तान के हमने एक आलमी सल्तनत की बुनियाद रखी। तो फिर 100 सालों से या हजारों सालों से आपका बनाया हुआ यह सिस्टम किसी की नजरों में क्यों नहीं आया? पहली चीज जो आपको सिखाई गई थी, सिर्फ तन्हा राज रखा जा सकता है। हम हमेशा एक ही थे, अपना राज किसी पे न खोला। राज फाश होने से पहले ही हमने एक मंसूबा तैयार किया, एक चाल चली जिसमें हम कामयाब हुए। दुनिया की हर इंटेलिजेंस हमारे वजूद के बारे में कम से कम 100 साल तक आगाह है, उन्हें बखूबी अंदाजा है, लेकिन वो हमारे राज के करीब भी नहीं आ सकते। हमारी इंटेलिजेंस सर्विस बहुत मुस्तहकम है, अब तक कोई दरअंदाजी नहीं हो सकी। आपका राज क्या है? मैं तुम्हारा एजेंट हूं, वो जिसने आपके यहां आने की जमानत दी थी। इस सवाल का जवाब राज का मालिक देगा। बराए करम मेरे साथ आइए।
जनाब चंगेज साहब आए हैं। आपने मुझे बुलाया सर? चंगेज, क्या हमारे लड़कों की टीम में कोई ऐसा इंजीनियर लड़का मौजूद है जो मिसाइल के फायर सिस्टम को समझ सके? मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन मालूम कर लेता हूं। मालूमात मत करो चंगेज, तलाश करो। जो कोई भी इसका जिम्मेदार है उसकी फाइल मेरे पास लेकर आओ। अब तुम जा सकते हो। खुश आमदीद बलात अलमदार। बहुत शुक्रिया। क्या आपका चेहरा देख सकता हूं? जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक नहीं। आपका सवाल क्या है? आपको लाफानी तंजीम के लिए चुना गया है। इस तंजीम का कोई खास नाम नहीं है और ना ही इस तंजीम में कोई एक दूसरे से बरतर है। अगर आप इस तंजीम में शामिल होते हैं तो आपका वजूद नहीं है, मतलब आप कुछ भी नहीं है। किसी भी रिश्तेदार से कोई वास्ता नहीं रहेगा। ये तंजीम इस कौम का वजूद है। क्या आप हमारा साथ देंगे? क्योंकि हम इस रियासत की खिदमत और बका के लिए लड़ रहे हैं। हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। क्या आप इन सब राजों का बोझ उठा सकते हैं? कैसे राज? क्या आपने सुर्ख किताब के बारे में सुना है? मैंने दो के बारे में सुना है। एक जिसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था और दूसरी जिसका सिकंदर पीछा कर रहा है। उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करना चाहता है। जो बोला गया वो पहली जिल्द में लिखा हुआ है और दूसरी जिल्द में जो कुछ नहीं कहा गया वो लिखा है। किस बारे में है सुर्ख किताब? मुल्क की कुदरती सरहदें, यूरेशिया का मकसद, मुल्क को दरपेश खतरात, मुल्क में छुपे हुए एटम बमों के मकामात, जंग की सूरत में खुफिया हथियारों के मकामात, तेल और यूरेनियम के खुफिया ज़खायर, इंटेलिजेंस मेंबरान की मालूमात जो गैर मुल्की इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ काम कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो मैं यहां आपको बताऊंगा। ये सब पढ़ने के लिए आपको हमारी पेशकश को कबूल करना होगा। आपकी पेशकश क्या है? हम चाहते हैं कि आप वो ताकत बने जो हमारे मकासद हासिल करने के लिए जरूरी है। जिस तरह हम माजी में इस दुनिया में अमन और इंसाफ लाए हैं, उसी अमन और इंसाफ की अब मुस्तकबिल में जरूरत है। ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में लोग ताकत के ऐसे मंबे की तलाश में हैं जो उन पर बराबरी और इंसाफ के साथ हुकूमत करे। वो ताकत हम हैं और आप उस ताकत का मजहर हैं। मैं कामयाब कैसे होऊंगा? मैं कुछ समझा नहीं। जो लोग मेरे साथ हैं मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और हमारा यहां तक पहुंचना किसी मुआवजे से कम नहीं। हमारे पास तो कभी कभार अगला कदम लेने की हिम्मत नहीं होती और आप दुनिया पे हुकूमत की बात कर रहे हैं। हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो हमने पहले नहीं किया और हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे जो आपने नहीं किया। मोदोचानियों के पास कितने लोग थे? तुरुल साहब, उस्मान साहब या मुस्तफा साहब के पास कितने आदमी थे? आप इस रियासत को बनाने वालों के नाम ले रहे हैं।
मेरा उन सबसे क्या ताल्लुक हो सकता है? हम आपसे कोई रियासत बनाने का नहीं कह रहे। हमारे पास पहले ही एक ताकतवर रियासत मौजूद है। हमें सिर्फ एक बहादुर लीडर की जरूरत है जो इस रियासत और कौम का ख्याल रख सके। मैं ही क्यों? आपका इम्तिहान लिया गया और आप कामयाब हो गए। हमने ये आपकी परवरिश की। एफए के तौर पर पैदा हुए, अली के तौर पर परवान चढ़े और तारीख में पौलाद के नाम से जाने जाएंगे। आपकी पिछली पेशकश में अपनी शनाख्त, अपना खानदान, अपने चाहने वालों को, सबको खो दिया। और अब कल आपने अपने माजी को छोड़ दिया और अब अपना मुस्तकबिल भी छोड़ दोगे। अगर आप हमारी पेशकश कबूल करते हैं तो आप शादी नहीं करेंगे या बच्चे पैदा नहीं करेंगे। वो क्यों? कोई भी इंसानी कमजोरी इस राज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर सोचने के लिए आपके पास कल आधी रात तक का वक्त है। अगर आप कबूल करते हैं तो आप फातेह सुल्तान मोहम्मद के मशल बरदार होंगे। ये जान लें आप। जो दूसरों पर हुक्मरानी करता है वो मजबूत होता है और जो खुद पर हुक्मरानी करता है वो ताकतवर होता है। जो सुर्ख किताब पढ़ता है वो या तो मर जाता है या सुर्खरू हो जाता है। सुर्ख सेब अनातोलिया है और अनातोलिया दुनिया का दिल है। इस दिल की मोहर इस्तांबुल है। आप शादी नहीं करोगे, आपके बच्चे नहीं होंगे। मेरे अल्लाह, मैं ही क्यों? जमील, 2 चाय भिजवा दो। ठीक है हिकमत भाई।
क्या हो रहा भाई? कोई परेशानी है? नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। अच्छी बात है, मैं चाय लेकर आता हूँ। क्या आपको भूख लगी है? चाय का कह दिया मैंने। हमें यहाँ घूमते हुए एक जमाना हो गया है। हाँ, तुम जानते हो हमारी मसरूफियत कैसी है। आप ये सब कुछ कब छोड़ेंगे? क्या तुम गोनल से शादी होने के बाद सब छोड़ दोगे? नहीं भाई, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरा भी यही हाल है। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया जमील। चलो जमील, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? काम करो जाकर। गुस्सा क्यों कर रहे हैं भाई? जा रहा हूं। गोनल ने तुम्हें नरम दिल बना दिया है। जमील से बात करते देख के ऐसा नहीं लग रहा मुझे। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया हो। तो जरा बताओ, सिचुएशन कैसी लग रही है? उसके भाई ने भी मनाने की कोशिश की, लेकिन उसका बाप मानता ही नहीं है। वो मानते हैं या नहीं, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है हिकमत? इस वक्त तुम्हें अपने अलावा किसी की नहीं सुननी चाहिए। मेरा इरादा यही है भाई। रेंट पे घर ले लिया? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम्हें ऐसा करना चाहिए हिकमत। भाई, उसे मुझे इसी तरह कबूल करना पड़ेगा। हिकमत, अगर वो देख सकती तो इससे जरूर फर्क पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। जानता हूं भाई, अगर उसे वहां कोई भी परेशानी होती है तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। हिकमत, मैंने वादा किया था, तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। उस वक्त आप सेकंड सेक्रेटरी थे, तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ, तो वो सब जमा होता जा रहा है। क्या मतलब? आप तो फोर्ब्स की फहरिस्त में है ना, और आपके पास इंश्योरेंस भी है। जानते हो ना, तुर्की में हर सरकारी मुलाजिम को पेंशन तो मिलती है हिकमत। क्या तुम भूल गए हो? हाँ। रियासत के साथ मिलकर काम करना इतना आसान नहीं होता हिकमत। चाय के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं भाई, आप भी शादी कर लें ताकि फैमिली के साथ टाइम गुजारें। तुम्हें लगता है अब मैं शादी कर सकता हूँ हिकमत? हम एक और अलिफ ढूंढ लेंगे। आप हैंडसम हैं, कोई भी लड़की आपसे शादी करने से मना नहीं करेगी। हद है। ओह, खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया बाबा। मुझे मालूम था कि तुम आओगे। आ जाओ। बैठो बेटा। क्या हाल है? क्या मुर्दा मछलियां जिंदा हो गई? जी हो गई बाबा, हो गई। बाबा, मुझे आपसे पूरा वाकया सुनना है। हजरत खिजर जब हजरत मूसा से मिले तो क्या हुआ? जैसे ही उनकी मुलाकात हुई, खिजर ने मूसा से कहा, तुम मेरे साथ सफर में सब्र नहीं कर सकोगे, मैं करूंगा और तुम्हारी कोई मुखालिफत नहीं करूंगा। मूसा ने कहा तो खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे, जब तक मैं तुम्हें खुद ना बताऊं कोई सवाल नहीं करोगे। तो फिर वो दोनों कश्ती पर सवार हुए। सफर के दौरान खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती में एक सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम हमें डुबोना चाहते हो? मल्लाह हमें बगैर किराए के ले जा रहा है, क्या तुम इसे मारना चाहते हो? खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने कहा था ना तुम सब्र नहीं कर सकोगे,
हजरत मूसा को अपना वादा याद आया, माजरत की और सफर को जारी रखने को कहा। जब कश्ती से उतरे तो खिजर ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तो आपने अजीब काम कर दिया। खिजर ने फरमाया, तुम क्यों पूछ रहे हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर माजरत की और सफर जारी रखा। चलते चलते वो एक बस्ती में जा पहुंचे। वहां एक दीवार गिर रही थी जिसकी खिजर अलैहिस्सलाम ने मरम्मत की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों न हम इस बस्ती वालों से इसकी उजरत ले लें। खिजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अब तुम और मैं एक साथ सफर जारी नहीं रख सकते, क्योंकि तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे पूरा न कर सके। मगर मैं तुम्हें उन सब बातों की हकीकत बताऊंगा जिस पर तुम सब्र नहीं कर सके। मैं जानने के लिए बेताब हूं बाबा। इस वक्त तुम भी बेसब्रे हो रहे हो। खिजर ने फरमाया कि कश्ती में सुराख इस वजह से किया क्योंकि वहां का जालिम बादशाह बगैर ऐब के कश्ती को अपनी मलकियत में ले लेता था। और फिर फरमाया कि बच्चे को मारने की हकीकत यह है कि उस बच्चे ने बड़ा होकर एक डाकू बनना था और लोगों को नुकसान पहुंचाना था। मैं नहीं चाहता था कि वो ऐसा करे, इसलिए उसको कत्ल कर दिया। और दीवार का क्या? वो दीवार 2 यतीमों का घर था। उसके नीचे उसके बाप दादा ने खजाना दफन किया हुआ था। अगर मैं वो दीवार न बनाता तो वो खजाना कोई और ले जाता। मैं नहीं चाहता था कि वो कोई और ले जाए और उन यतीमों का नुकसान हो जाए। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा बाबा। जिस कश्ती पर सवार हुए वो जिस्म की मानिंद है। इस जिस्म को शैतान से बचाने का वाहिद तरीका है अल्लाह की पनाह। जो बच्चा मारा गया वो ख्वाहिश थी। ख्वाहिश पर हमेशा काबू पाने की जरूरत है। आप इसे डाकू न बनने दें और ना ही लोगों को तकलीफ दें। खिजर ने जिस दीवार की मरम्मत की वो दीवार अकीदा थी। वो नफ्सिल मुतमइन्ना है। इस सतह पर कोई शक नहीं, बस इत्मीनान है। अगर आपको शक है तो सब्र नहीं कर सकते, और अगर आप सब्र नहीं कर सकते तो आप अपने मकासद हासिल नहीं कर पाएंगे। सब्र करना लड़ाई के मुतरादिफ है। अगर आप में लड़ाई की ताकत है तो आपके लिए बहुत ज्यादा ताकत है। बाबा, मुझे जो रास्ता दिखाया गया है वो मुश्किलों से भरा है और मैं बिल्कुल अकेला हूंगा। मैं सुरखरू भी हो सकता हूं और डूब भी सकता हूं, मर भी सकता हूं और मार भी सकता हूं। धोखे से भरा हुआ रास्ता है। देखे अनदेखे, जानने वाले और अनजान बहुत से दुश्मन हैं। और आखिर में मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैं करूंगा उसे आपके अलावा और कोई समझ भी नहीं पाएगा। उस मंजिल के लिए अल्लाह ही काफी है। तुम इस बात की फिक्र मत करो। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। सर, ये शख्स उस बारे में जानता है। इसने नासा और दीगर मिसाइल कंपनीज में काम किया है। ये कहां पर रहता है चंगेज? इस्तांबुल में रहता है। ठीक है फिर चंगेज, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ख्याल रखना। ठीक है सर, लेकिन क्या मुझसे कोई गलती हो गई है?
क्या तुम आईने में अपना चेहरा नहीं देखते चंगेज? मैं तुम्हारा चेहरा साफ पढ़ सकता हूं। एक मसला 1000 मसले पैदा कर देता है चंगेज। सर, मैं इन सब चीजों को कबूल नहीं कर सकता था। करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम बड़े आदमी हो। अब जा सकते हो। अब तुम्हारी आंख कैसी है हाकान? थोड़ी बहुत तकलीफ है अभी। वक्त के साथ ये दर्द भी चला जाएगा। हो सकता है कि ये इंजीनियर लड़का तुम्हारी हालत को देखकर थोड़ा सा डर जाए, मगर इसे हमारे मिसाइल को ठीक करने के लिए कायल तो करना ही होगा ना तुम्हें। अरे तुम लोग यूं अचानक? अगर तुम्हें बुरा लगा है तो हम वापस चले जाते हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। असल में मैं तुम लोगों को देखकर हैरान हो गया। भाई, ये फैसला हमने बहुत सोच समझ के किया है। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है, अगर हमारे हक में है। मैं सब कुछ छोड़कर आ गई। क्या तुम कबूल करोगे मुझे? ये मेरी खुशनसीबी होगी। होशियार, बॉस आ रहे हैं। कैसे हो तुम सब? शुक्रिया। ठीक है। हेलो। आज हम आपकी पसंदीदा तरबियत करेंगे। क्या तुम्हें मालूम है वो क्या है यल्दरम? आप बताएं क्या है बॉस? बंदूक की तरबियत। ये जो बंदूक आप देख रहे हैं, इससे बहुत से अहम काम होते हैं जो इनकिलाब में हमारी मदद करेगी। इनकिलाब हासिल करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, एक खुशी से और दूसरा गोलियों से। अफसोस की बात यह है कि हमारी जमीनों में बातें करने वाले लोग ज्यादा हैं। समझ गए ना तुम सब? बिल्कुल समझ गए। बंदूक के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा मैगजीन, दूसरा ग्रिप और फिर बैरल। मैं गन की बात कर रहा हूं, हथौड़े की नहीं। और जानते हो कि निशाना किस तरह लगाया जाता है, यह भी बताऊंगा तुम्हें। बॉस, क्या इन्हें सब बता देंगे? तुम अपनी बकवास बंद करो। हाँ तो शुरू करते हैं। बॉस, इन्हें आंखों का तो बताएं। ये गन स्टील की है, यहां देख कर निशाना लगाना है। तुमने मेरी सारी मसलहत और जद्दोजहद को बर्बाद कर दिया। जब मैंने बोल दिया कि ये लोहा है तो लोहा है, बस निशाना लगाओ और सामने वाले का सर उड़ा दो। जैसा आपका हुक्म बॉस। चेतन, अब इन सबको लेटने का कह दो। ठीक है बॉस। चलो सब लेट जाओ जल्दी से। चलो 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 चलो, जल्दी करो, जल्दी। याद रखो, अगर तुम लोग सही से नहीं लेटे तो तुम्हारे जिस्म के किसी भी हिस्से पर गोली लग सकती है, और फिर क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सही से लेटो। तुम क्या कर रहे हो? देखें बॉस, बदकिस्मती से इनकी खुराक कुछ ज्यादा ही हेल्दी है, लिहाजा इन्हें उठने बैठने या लेटने में मुश्किल हो सकती है। इनमें से कितने लोगों का पेट निकला हुआ है बॉस, बिल्कुल फुटबॉल की तरह। क्या हो गया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मजाक कर रहे हो मुझसे? मैं माफी चाहता हूँ बॉस। हाँ तो दोस्तों, तो सबसे पहले कौन टारगेट पे निशाना लगाएगा? चलो बताओ। तो यल्दरम से शुरू करते हैं। जी ठीक है बॉस। इसे पकड़ो यल्दरम। बॉस बताएं किसको मारना है? क्या तुम पागल हो गए हो? वापस जगह पर लेटो। क्या तुम जानते हो इनकिलाबियों की तरफ कभी बंदूक नहीं उठाते? यह सबसे अहम सबक है। गोली चलाओ।
बेवकूफ कहीं के, आंखें खोलो अपनी, खोलो आंखें। तुम्हारे सामने वो टारगेट है और तुमने उसके सेंटर पॉइंट पर निशाना लगाना है और जहन में यह रखना, ये वही आदमी है जिससे तुमने बदला लेना है। समझ गए? चलाओ। बॉस, आपको कुछ याद है? हाँ याद है, तुमने भी पहली बार ऐसे ही निशाना लगाया था। यल्दरम भी सीख जाएगा। चलो दोबारा ट्राई करो। बॉस, दोबारा भी ऐसा ही हुआ था। आप चाहें तो खवातीन से निशाना लगवाते हैं। ठीक है, चलो अब खवातीन निशाना लगाएंगी। जरा गहरी गहरी सांस लें और फिर सांस बाहर निकालें और गन को ताकत से पकड़ें। जैसे ही आपकी सांस आधी बाहर निकले, आप फौरन ये ट्रिगर दबा दें। इस तरह जैसे ही गोली बाहर निकलेगी, वो आपकी हदफ पर होगी। क्या हो गया है तुम्हें? क्या इस तरह से बताओगे निशाना कैसे लगाते हैं? मैं तवज्जो नहीं दे सका। सुनो चेतन, ध्यान से। मैंने तुम्हें एक ही चीज बार बार बताई है, अल्फाज गोलियों से ज्यादा मुअस्सर होते हैं। चलो चलाओ गोली। बॉस, देखा निशाना? मैंने हमेशा यही कहा है, मेरी कौम की औरतें बहुत बहादुर हैं, भरोसा है इन पर मुझे। जनाब, हमारे लीडर का कहना है कि वो ट्रेनिंग सेशन का मुआयना करने आएंगे। खैर तो है, वो क्यों? वो कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे, उनके पास और कुछ नहीं। ये जिस तरह से यहाँ है, ऐसे लगता है कि इनकलाब का तूफान है। चलो बाहर निकलो। चलो तुम निशाना लगाओ। क्या आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं माती। अब्दुल्लाई के साथ मेरे ऑफिस में आओ। लगता है अंदर कोई खुफिया मीटिंग होने जा रही है। इरहान, क्या वाकई में मेमाती हमें बुलाएगा? नेवजात उन्हें बुला भी लें तो नहीं आएंगे, और अगर उन्हें नहीं बुलाया तो वो हजारों बातें सुनाएंगे। काजिम भाई से पूछ सकता है। और हाँ, तुम भी आ सकते हो। हमारे यहाँ नए लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाता है। मुझे नहीं लगता मेमाती भाई आएंगे। हमें वहां मशरिक की मखसूस सखावत की रोशनी देखने को मिलेंगी। मुझे नहीं लगता उन्हें मालूम होगा, मगर ठीक से कुछ कह भी नहीं सकता। तो आखिर वो चाहते क्या है भाई? तुम्हारी, मेरी, सबकी जिंदगी। फिर कोई नई बात है भाई? बताता हूं नया क्या है अब्दुल्लाई। समझो कि अब से हम वो जहाज नहीं रहे जिसे अपनी मंजिल का पता ही नहीं है। अब हम इस रियासत के असल मालिकों को जानते हैं, वो जिनके हाथों में इस रियासत की डोर है। भाइयों ने इन सब के लिए हमारी जरूरत क्यों पड़ गई है? मेमाती, उन्हें एक लीडर की जरूरत है। क्या इस मुल्क की हुकूमत हमें दे देंगे? मैं आपके लिए खुश हूं भाई, आप अंडर सेक्रेटरी बन जाएंगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता अब्दुल्लाई। फिर तुम जो कुछ जानते हो वही करते रहोगे मेमाती। तो फिर मैं जो हूं वही ठीक हूं भाई, क्योंकि मैं सिर्फ आपको जानता हूं बस। मेमाती, सबको खबरदार कर दो। ये सिकंदर हमारे लिए कोई बड़ा मसला बना सकता है। उनसे मोहतात रहने के लिए कहो। कहीं जाते हुए, किसी से बात करते हुए या खाते हुए भी बहुत एहतियात करनी होगी। ठीक है भाई। अब्दुल्लाई, तुम भी। भाई लड़के कमजोर हैं, इसका अंदर बहुत ताकतवर है। उसने हर इदारे में अपने हामी बना रखे हैं। हमारे लोग इस बात का ख्याल कैसे रखें कि वो जिससे मिलते हैं या बात करते हैं वो उसके आदमी तो नहीं,
लड़कों का ये समझना मुश्किल है। किस तरह समझा सकते हैं हम उन्हें? तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब बताओ अब्दुल हई। मुझे प्रोफेशनल लोगों की जरूरत नहीं है, लॉयल लोग चाहिए मुझे, ना बिकने वाले। जब जरूरत हो तो अपनी जान देने की भी परवाह ना करें। मुझे हमारे जैसे लोग चाहिए। बस याद रखना कि हमें क्यों चुना गया है। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम ऑफिस ना आओ। अगर मैं घर में रहूंगी तो मेरे बच्चे को वापस कौन लाएगा? हाँ कमाल। जानता हूं मैं जान, लेकिन हम अभी कुछ कर भी नहीं सकते। बाबा ने वादा किया है, उन्होंने मुझसे कहा है वो मेरे बेटे को वापस लाएंगे। मेरा यकीन करो कि मुझ समेत सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं, मगर अफसोस के मामला उलझे हुए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा कमाल? मेरे बेटे से ज्यादा अहम क्या है? मेरे ख्याल से दाऊद साहब इस वक्त इसलिए खामोश हो गए हैं क्योंकि इसमें सिर्फ हमारी बेहतरी नहीं, हमारे बच्चे की भी बेहतरी होगी। कमाल क्या बात कर रहे हो? जी, दाऊद साहब हमारे फैमिली के सरबराह हैं। वो जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए किस वक्त क्या बेहतर है और क्या नहीं। कमाल बस कर दो ये बातें। कुछ मालूम है तो बोलो, वरना चुप रहो। जी, वो किडनैपर खुद यहाँ आया था। वो दाऊद साहब से सौदा करके गया है। अफसोस के साथ हम अपने बच्चे को कुछ दिन और नहीं देख सकते। क्या सौदा किया? हमारे बच्चे का सौदा। मेरे बाबा ने मेरे बेटे का सौदा किया? हेलो एवरीवन। हेलो, खुशामदीद। पौलाद अलमदार को बता दो कि चीफ यहां आए हैं। जी बेहतर। भाई। ठीक है रहन। खुश आमदीद। कैसे हो तुम? ठीक हो। माजरत आपको यहाँ ऑफिस में बुलाने के लिए, मैं वहां बात नहीं करना चाहता था। क्या एजेंसी की तरफ से आपको कोई मसला है? अंदर बात करते हैं। कैसे हो अलपर? ठीक हूं अब्दुल हई, तुम कैसे हो? ठीक हूं। तुम सब मेरी बात गौर से सुनो, बगैर बताए कोई कहीं नहीं जाएगा। खैरियत तो है भाई? कुछ खास नहीं बिजनेस के बारे में, तो लिहाजा हम सबको थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा।